हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने परिवार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या निकले, कि जो पूरी दुनिया में युद्ध हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके क्या परिणाम निकले उसके बारे में जानने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने जाना था पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में, डिटेल से जाना था। उस वीडियो को भी देख लीजिएगा आप, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। हम प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और पहले हम जानेंगे उसके राजनीतिक परिणाम, कि मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद में क्या राजनीति में क्या परिवर्तन आया, क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में जानने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं राजनीतिक परिणामों की तरफ से। और इसमें पहला है निरंकुश राजतंत्रों की समाप्ति। जो राजाओं का शासन था वो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद में समाप्त हो गया था। जो निरंकुश राजा होते थे, जो जनता की नहीं सुनते थे, अपनी मनमानी करते थे और जनता पर अत्याचार करते थे, वो हैं अब हो गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो ये महत्वपूर्ण परिणाम निकला। निरंकुश राजतंत्र हैं उनकी समाप्ति हो गई। और कहाँ, जैसे कि ऑस्ट्रिया, रूस, जर्मनी और तुर्की हैं, वहाँ पर ये सभी जो राजतंत्र था वह समाप्त हो गया, निरंकुश राजतंत्र समाप्त हो गया। राजनीतिक परिणाम, निरंकुश राजतंत्रों की समाप्ति। इसमें पहला है प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप का मानचित्र बदल गया था। पूरा युगांतरकारी ये घटना मानी जाती है प्रथम विश्व युद्ध। इसने पूरे यूरोप के नक्शे को भी बदल दिया। इस युद्ध ने जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया तथा तुर्की के निरंकुश राजतंत्रों को समाप्त कर दिया गया। जो ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में और तुर्की में जो निरंकुश राजतंत्र था उसको समाप्त कर दिया। किसने? इस प्रथम विश्व युद्ध ने। और रूस में भी जब 1917 में क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति, उसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर भी राजतंत्र समाप्त हो गया फ्रांस पर, और साम्यवाद स्थापित हो गया। सॉरी, फ्रांस नहीं, रूस पर। और साथ ही जो सामंतीय प्रथा थी वह भी समाप्त हो गई। जब राजतंत्र खत्म हो जाता है तो उसके साथ जो सामंत होते हैं उसके भी जो प्रथा हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं। सामंतों का आधिपत्य भी समाप्त हो जाता है जब राजतंत्र समाप्त होता है, क्योंकि राजतंत्र के साथ ही सामंतीय प्रथा हैं वो पनपती हैं। तो ये राजनीतिक परिणाम में पहला था निरंकुश राजतंत्रों की समाप्ति। अब निरंकुश राजतंत्रों की समाप्ति हो गई है तो अब क्या आएगा? उसके स्थान पर लोकतंत्र का विकास होगा। तो हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, लोकतंत्र का विकास। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में लोकतंत्र का विकास हुआ, ये उसका महत्वपूर्ण परिणाम है। ये भी राजनीतिक परिणाम में भी आएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हॉलैंड है, अमेरिका आदि मित्र राष्ट्रों ने घोषणा की थी कि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं। और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब हॉलैंड और अमेरिका और भी आदि जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने कहा कि हम युद्ध क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि जो लोकतंत्र है उसकी रक्षा के लिए हम ये युद्ध लड़ रहे हैं। और जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद में कहाँ पर जो नवोदित राज्य थे, जैसे कि हंगरी हैं, चेकोस्लोवाकिया हैं, वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। और भी जो नए नए राज्य उदय हुए और जहाँ पर निरंकुश शासन था पहले, वहाँ पर भी लोकतंत्र का विकास हुआ। कब? प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। अतः नवनिर्मित राज्यों एवं समस्त पराजित राष्ट्रों में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कायम की गई। उसमें है जो चेकोस्लोवाकिया भी आता है, युगोस्लाविया भी आता है, रोमानिया, वहाँ पर भी लोकतंत्र की स्थापना हुई। कब? प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। पहले रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया ये देश ही नहीं थे। ये तो जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ये देश बने नवोदित राष्ट्र, और इनमें भी लोकतंत्र स्थापित हुआ। चलिए, हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लैटविया आदि में जनतंत्रात्मक शासन की स्थापना हुई। यहाँ पर जनतंत्रात्मक शासन की स्थापना हुई। जो हंगरी है, पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया, लैटविया, यहाँ पर जनतंत्रात्मक शासन की स्थापना हुई। और तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की। और जो तुर्की का उस समय शासक था मुस्तफा कमाल पाशा, उसके नेतृत्व में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना हुई। कहाँ पर? तुर्की में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना है वो मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में हुई। तो ये लोकतंत्र का विकास था, क्योंकि जब राजनीतिक परिणाम में हमने जाना
कि जो राजतंत्रों की समाप्ति हुई तो उसके स्थान पर क्या आया, लोकतंत्र। ये तो दो महत्वपूर्ण परिणाम आए राजनीतिक परिणाम के तहत प्रथम विश्व युद्ध के बाद में यूरोप में और सारे संसार में। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण है राष्ट्रीयता की भावना एवं नवीन राज्यों का उदय होना। इस युद्ध के बाद में राष्ट्रीयता की भावना में उदय हुआ एवं उसी राष्ट्रीयता की भावना से अनेक ऐसे देश हैं, वो नवोदित राष्ट्र हैं, वो उदय हुए। राष्ट्रीयता नए यूरोप के राजनीतिक जीवन की आधारशिला बने। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो राष्ट्रीयता की भावना थी वो नए यूरोप के जीवन शैली की आधारशिला है, वो बने। शांति संधियों द्वारा विश्व मानचित्र पर अनेक परिवर्तन किए गए और शांतिपूर्वक संधियां की गई, जिसके तहत हैं जो मानचित्र हैं, विश्व मानचित्र हैं, उस पर अनेक ऐसे परिवर्तन हुए। चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, पोलैंड आदि नए राज्यों का उदय हुआ। ये राज्य हैं, इनका उदय हुआ। इसमें चेकोस्लोवाकिया भी आता है, यूगोस्लाविया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, रोमानिया है, इन सभी जो फिनलैंड है, इन सभी का उदय हुआ। कब? प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। तो ये तीसरा भी महत्वपूर्ण परिणाम। पहला राजनीतिक परिणाम में था राजतंत्रों की समाप्ति, सेकंड था राजतंत्रों की जब समाप्ति हुई तो उसके स्थान पर लोकतंत्र का विकास हुआ और उसके बाद में राष्ट्रीयता की भावना है उससे नवीन राज्यों का उदय हुआ। और नवीन राज्यों में चेकोस्लोवाकिया है, हंगरी है, यूगोस्लाविया है, रोमानिया है, एस्टोनिया है, लिथुआनिया है, ये सभी देश थे। और जब हम बात करें एशिया में, तो एशिया के पिछड़े देशों में राष्ट्रीयता की लहर आई और वहाँ की जनता ने भी स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। और जहाँ एशिया की बात करें, जहाँ भारत की बात करें, तो उस समय जो असहयोग आंदोलन हुआ गांधी जी के नेतृत्व में, ये भी प्रथम विश्व युद्ध का ही परिणाम है, क्योंकि भारत ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था प्रथम विश्व युद्ध ने गांधी जी के कहने पर। तो ये परिणाम है किसका? प्रथम विश्व युद्ध का। जो भारत में असहयोग आंदोलन है वो माना जाता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद में जो राष्ट्रीयता की भावना उठी उसी का परिणाम है कि भारत में भी असहयोग आंदोलन हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। चौथा है नवीनवादों का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में नवीनवादों का उदय हुआ, जैसे कि सैन्यवाद हैं, साम्यवाद हैं, समाजवाद हैं, फासिस्टवाद हैं, नाजीवाद हैं आदि अनेक ऐसे वादों का उदय हुआ। ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद में 19वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में समाजवाद की लहर पहुंच चुकी थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, जिससे साम्यवाद का प्रभाव बढ़ा। जो रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, उसके पश्चात साम्यवादी सरकार बनी लेनिन के नेतृत्व में, जिसके परिणाम स्वरूप साम्यवाद का प्रभाव है वो उसमें वृद्धि हुई, बढ़ा। इटली में फासिस्टवाद, जर्मनी में नाजीवाद, जापान में सैन्यवाद का उदय हुआ, जिसके कारण विश्व में पूर्ण तनाव का वातावरण पैदा हो गया। इटली में फासिस्टवाद मुसोलिनी के नेतृत्व में, और वहीं जर्मनी की बात करें तो वहाँ पर नाजीवाद हिटलर के नेतृत्व में, और जापान में सैन्यवाद। ये सभी हैं उत्पन्न हुए प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, जो संसार में अशांति उत्पन्न करने के लिए एक खतरा उत्पन्न कर दिया। किसने? इन वादों ने। नवीन वादों का जब उदय हुआ, फासिस्टवाद हैं, नाजीवाद हैं, सैन्यवाद हैं आदि इन वादों का उदय हुआ, तो संपूर्ण विश्व को एक खतरे में डाल दिया इन्होंने कि कहीं द्वितीय विश्व युद्ध न हो जाए, और हो ही गया। हिटलर, मुसोलिनी, इन्होंने इनका बीज बो ही दिया। वैसे बीज तो जो पेरिस शांति सम्मेलन में बोए गए थे वर्साई की संधि में। और पांचवा है संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके प्रभाव में वृद्धि आई। क्यों? क्योंकि अमेरिका है वो सारे देशों को, जो पहले वो अमेरिका है वो युद्ध में शामिल नहीं था, प्रथम विश्व युद्ध में बाद में शामिल हुआ, तो तब तक उसने क्या किया, जो भी दोनों पक्षों को उसने बहुत सारे हथियार दिए, बहुत सारे, और अपने जो भी माल है वो दोनों देशों को भेजे, और इस प्रकार वह शक्तिशाली बना। और अब जब जर्मनी कमज़ोर बन गया और फ्रांस और जो इंग्लैंड है वह भी युद्ध की क्षति के कारण इतने सक्षम नहीं थे कि वो उनका प्रभाव इतना हुए, तब
इस समय है वो अमेरिका ही सबसे प्रभावशाली था यूरोप में। युद्ध के बाद अमेरिका के प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हुई। वह यूरोपीय राष्ट्रों का मुख्य बन गया, क्योंकि जो जर्मनी है वो तो पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया मित्र राष्ट्रों ने, और मित्र राष्ट्र भी जो इंग्लैंड फ्रांस थे वह भी इतने लंबे समय तक 4.25 वर्षों के युद्ध के कारण वो भी बहुत ही सती झेल चुका था। तो इसीलिए इस समय जो यूरोप में जो यूरोपीय राष्ट्रों का मुख्य है वो अमेरिका था। अमेरिका ही सर्वा था। कहाँ पर? यूरोप में। उसका व्यापार दिन दुना और रात चौगुना बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इंग्लैंड फ्रांस वो भी कमज़ोर हैं, जर्मनी भी कमज़ोर हैं। तो अब माल केवल उस अमेरिका अकेले के पास है। तो जब अकेले के पास है तो उसका ही बिकेगा, दूसरों का क्या? दूसरों के पास तो है ही नहीं, तो बिकेगा कहाँ से? तो उसका व्यापार है वो रात चौगुना और दिन दुगुना बढ़ता गया। और इस समय अमेरिका के प्रभाव में बहुत वृद्धि हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने अनेक राष्ट्रों को 1 खरब 20 अरब डॉलर का कर्ज दे रखा था। और जो अमेरिका है वह सबको कर्ज देता था, चाहे जो मित्र राष्ट्र हो चाहे दूरी राष्ट्र हो, सबको कर्ज देता था और बदले में वापस लेता था ब्याज सहित। तो उसने 1 खरब 20 अरब डॉलर कर्ज दे रखा था अन्य राष्ट्रों को। तो इतना शक्तिशाली है, इसीलिए तो इतना कर्ज दिया था। तो इस प्रकार इसमें वृद्धि हुई अमेरिका के प्रभाव में, संयुक्त अमेरिका के प्रभाव में। इस समय जर्मनी का व्यापार वाणिज्य समाप्त हो गया था, जिसके कारण अमेरिका का संपूर्ण विश्व के व्यापार वाणिज्य पर नियंत्रण हो गया था। इसका सबसे बहुत ही बड़ा कारण था कि जर्मनी का व्यापार वाणिज्य समाप्त होना, जिसके कारण अमेरिका के जो प्रभाव में वृद्धि हुई। और 6 है शस्त्रीकरण की होड़। शस्त्रीकरण की होड़ ये भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद में महत्वपूर्ण परिणामों में शामिल है। वर्साई की संधि के अंतर्गत निशस्त्रीकरण की योजना थी। वर्साई की संधि हुई थी, उसमें क्या योजना बनाई थी कि कोई भी देश ज़्यादा हथियार नहीं बनाएगा, और जो शस्त्रीकरण है, अस्त्र शस्त्र बना रहे हैं उसमें कमी की जाएगी। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जब पेरिस शांति सम्मेलन भी समाप्त हो गया, उसके बाद में जो शस्त्रीकरण की है वो होड़ लग गई निशस्त्रीकरण के स्थान पर। जो पेरिस शांति सम्मेलन में निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया गया था, उसके स्थान पर अब वापस शस्त्रीकरण की होड़ बनने लगी, जिसका प्रयोग दूरी राष्ट्रों सहित जर्मनी को शक्तिहीन करने के लिए हुआ था। जो वर्साई की संधि हुई थी उसमें जो निशस्त्रीकरण की नीति अपनाई थी वो जर्मनी को पूरी तरह से कमज़ोर करने के लिए अपनाई थी। इसे निशस्त्रीकरण की बजाय शस्त्रीकरण की भावना पर बल हुई, और जब निशस्त्रीकरण की भावना अपनाई थी पेरिस शांति सम्मेलन में, तो इसका उल्टा हुआ और शस्त्रीकरण की ज़्यादा होड़ बढ़ने लगी। आधुनिक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण होने लगा और इसी होड़ ने द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग खोल दिया। हिटलर, मुसोलिनी, उन्होंने भी अस्त्र शस्त्रों का खूब निर्माण किया, और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध है उसका मार्ग है वो क्लियर हो गया, खाली हो गया। अब हम जानते हैं आर्थिक परिणामों के बारे में कि प्रथम विश्व युद्ध का क्या परिणाम पड़ा आर्थिक क्षेत्र पर। सबसे ज़्यादा नुकसान इसी क्षेत्र में हुआ है, आर्थिक क्षेत्र में। बहुत ही क्षति की इसमें, कई लोगों को अपनी जान खोनी पड़ी, अपना धन खोना पड़ा, अपना व्यापार खोना पड़ा, अपना अस्तित्व ही खोना पड़ा। ऐसे कई देश थे उनको। तो ये सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है, आर्थिक परिणाम। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, आर्थिक परिणामों के बारे में। तो आर्थिक परिणामों में पहला है आर्थिक विनाश। बहुत सारा आर्थिक विनाश हुआ इसमें। लगभग 10 खरब से अधिक धन खोया सभी देशों ने, और जान माल आदि अनेक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों रूपों से इन्होंने बहुत सारा नुकसान हुआ इस प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम में। ये सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक विनाश। जब 11 नवंबर 1918 को ये युद्ध समाप्त हुआ, तो युद्ध समाप्त हुआ तो खून से सनी मानवता 4.25 वर्ष के महाविनाश का मूल्य आंकने को तत्पर हुई। इस युद्ध में 10 खरब रुपया प्रत्यक्ष रूप से खर्च हुआ।
और जान माल की परोक्ष हानि का तो कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। लगभग 10 खरब रुपया इसमें प्रत्यक्ष रूप से खर्च हुआ, इससे भी अधिक लेकिन इतना अनुमान लगाया जाता है। और जो पशु पक्षी जान माल, उसका तो कोई अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है। कितने सारे पशु मरे गए इसमें, कितने सारे घर उजड़ गए, कितने सारे व्यक्ति मारे गए, उसका कुछ अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता जान माल का। तो ये बहुत ही घातक युद्ध था और आर्थिक क्षेत्र में उसने बहुत ही विनाश किया। आर्थिक विनाश, 10 खरब रुपया इसमें प्रत्यक्ष रूप से खर्च हुआ। और दूसरा है जनशक्ति का महाविनाश। बहुत सारी जनता को अपनी जानें खोनी पड़ी इस युद्ध में। 4.25 वर्ष के युद्ध में 80 लाख मृतकों व 2 करोड़ घायलों ने सिद्ध कर दिया कि युद्ध एक विनाशकारी युद्ध था। इसमें लगभग 80 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ से भी अधिक है व्यक्ति वो घायल हुए। इन्होंने बता दिया कि मानवता के लिए युद्ध है वो सही नहीं है, उचित नहीं है, अनुचित है। इस अवधि में 7,000 व्यक्ति प्रतिदिन मरे। तो इन 4.25 वर्षों में 7,000 व्यक्ति हैं वो प्रतिदिन मरते गए। तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा युद्ध था। बड़ी संख्या में हत्याकांडों, भूखमरी, बीमारी से लोग मारे गए। अपनी जनसंख्या के अनुपात में फ्रांस को अत्यधिक हानि उठानी पड़ी। और ऐसा ही नहीं कि केवल युद्ध के कारण भी मरे, और उसके विपरीत जो युद्ध में गए हुए व्यक्ति थे उनको खाने के लिए भी लाले पड़ रही थी। उसके कारण भूखमरी, बहुत सारे हत्याकांडों और बहुत सारी ऐसी बीमारी हुई जिनके कारण भी लोग लाखों की संख्या में मरे और प्रतिदिन 7,000 व्यक्ति मरे। और जो ये जनसंख्या, सबसे ज़्यादा नुकसान जनसंख्या के क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध ने फ्रांस को दिया, क्योंकि उसकी बहुत सारी जनसंख्या है वो इस युद्ध में खोई। फ्रांस ने अपनी बहुत सारी जनसंख्या इस युद्ध में खोनी पड़ी। इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि अल्सास तथा लॉरेन पुनः प्राप्त होने पर भी फ्रांस की जनसंख्या इतनी ना हुई जितनी कि फ्रांस को 4 वर्ष के मार काट में खोनी पड़ी थी। इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं। फ्रांस को सबसे अधिक जनसंख्या अपनी खोनी पड़ी। तो ये युद्ध है वो विनाशकारी युद्ध था। तीसरा, आर्थिक परिणामों में युद्ध ऋण। बहुत सारे देशों ने, अलग अलग देशों से, मुख्यतः अमेरिका से बहुत सारा ऋण ले लिया था, जिसके कारण उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज था, कर्ज चुकाना। तो ये भी एक महत्वपूर्ण परिणाम था आर्थिक क्षेत्र में, क्योंकि जब कर्ज लिया है तो वापस तो देना पड़ेगा, और अगर वापस नहीं देंगे तो वो हमारे राज्य पर अधिकार कर लेगा अमेरिका। युद्ध के असाधारण खर्च के कारण संसार के सार्वजनिक ऋणों में भी असाधारण रूप से वृद्धि हुई, जिसकी सीमा ही नहीं, अनलिमिटेड रूप से वृद्धि हुई। 1914 ईस्वी में दोनों पक्षों का सार्वजनिक ऋण 8,000 करोड़ था। दोनों पक्षों का 8,000 करोड़ ऋण था। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ऋण लिया था इन देशों ने। 1918 में ये बढ़कर 5 गुना हो गया और 40,000 करोड़ हो गया था। जब बात करें 1914 की तो वहाँ 8,000 था, 8,000 करोड़ ऋण था। लेकिन जब हम बात करें 1918 की 4 वर्ष पश्चात, तो वही बढ़कर 5 गुना बढ़ गया और 40,000 करोड़ बन गया। इतना कर्ज लिया गया इन 4 सालों में, बहुत सारा धन बहाया गया। तो ये बहुत ही विनाशकारी युद्ध था हर क्षेत्र में, खासकर आर्थिक क्षेत्र में। इस युद्ध में कुल मिलाकर 13,200 करोड़ रुपयों की संपत्ति नष्ट हो गई। लगभग 13,200 करोड़ रुपयों की संपत्ति है वो नष्ट हो गई। इतनी भारी धनराशि के विनाश का प्रभाव ये हुआ कि कीमतें बढ़ने लगी। जब इतना सारा नुकसान हुआ तो
इसका परिणाम ये निकला कि कीमतों की, जो भी माल है उसकी कीमतों की बढ़ने लगी, माल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। मजदूरी की दर में वृद्धि के साथ ही उत्पादन में कमी हुई। मजदूरी की दर में वृद्धि हुई तो उत्पादन में भी कमी आई, उत्पादन क्षेत्र में, और मजदूरों ने अपनी मजदूरी भी बढ़ा ली। मुद्रा की कीमत कम होने लगी और व्यापार व्यवसाय में अर्थव्यवस्था उत्पन्न हो गई, अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। बहुत ही विनाशकारी युद्ध था। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 सालों में 40,000 करोड़ ऋण देशों ने लिया था। ये कितना घातक युद्ध था। इसके परिणाम बहुत दूरगामी और घातक हैं। और आर्थिक परिणाम में चौथा जानते हैं, व्यापार का विनाश। सारे व्यापार ठप हो गए, व्यापारों का उद्योग कारखाने सब नष्ट हो गए इस प्रथम विश्व युद्ध के कारण। अरबों रुपए के विनाश से राष्ट्रों के व्यापार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अब प्रत्येक राष्ट्र ये प्रयास कर रहा था कि वह अन्य देशों से कम माल खरीदे और उन्हें अधिक से अधिक माल बेचे। और इस समय का जो सभी देश थे वो ये चाहते थे कि दूसरे देशों का माल है वो अपने देश में बहुत ही कम लाया जाए और अपने देश के माल हैं वो दूसरे देशों में अधिक से अधिक भेजा जाए। ये सभी देश चाहते थे क्योंकि व्यापार का पूरा विनाश हो चुका है। प्रथम विश्व युद्ध ने सबको कंगाल कर दिया है। इसी कारण ऐसा करने के लिए सरकारों ने तटकरों में भारी वृद्धि की, जिसके कारण विश्व व्यापार और भी कम हो गया। टैक्स बढ़ाया गया तो व्यापार है उसमें भी कटौती आई। युद्ध के बाद अमेरिका, जापान तथा कुछ लैटिन देशों ने उन बाजारों में अपने पांव जमा लिए जो पहले से ब्रिटेन और जर्मनी के हाथों में थे। अमेरिका और जापान और जो भी छोटे छोटे देश थे उन्होंने उन बाजारों में अपने उपनिवेश और माल की जो खपत करने के लिए, माल भेजने के लिए उपनिवेश बना लिए जो पहले जर्मनी और ब्रिटेन के पास थे। तो उन पर अब कब्जा हो गया। अमेरिका है, जापान है, इन दो बड़ी महाशक्तियों, साथ ही साथ जो भी छोटे छोटे देश थे उन्होंने भी अब उनको अपना बाजार बनाया। बहुत घातक युद्ध था ये। युद्ध के पूर्व अमेरिका एक कर्जदार देश था। युद्ध के बाद वह संसार का प्रमुख कर्ज देने वाला देश बन गया। देख सकते हैं आप, जब 1914 से पहले अमेरिका है वो एक कर्जदार था, उसके ऊपर ही कर्ज था, लेकिन 1918 के आते आते वह कर्जदार बन गया, कर्ज देने वाला बन गया, क्योंकि उसने बहुत सारे हथियार बेचे, वहाँ से उसने धन कमाया और अधिक दामों में कमाया, क्योंकि मजबूरी थी सभी देशों को हथियारों को लेने की। इस प्रकार अमेरिका है वह एक कर्ज देने वाला देश बन गया। मुद्रा का प्रसार, अरबों रुपया खर्च कर युद्ध लड़ा गया। ये राशि किसी उत्पादक कार्यों में न लगाकर विनाश में लगाई गई थी। ऐसा नहीं है कि कहीं इन्वेस्ट की गई थी, बल्कि पानी में बहाई गई थी। युद्ध में धन पानी की तरफ बहाया गया। कल कारखाने, रेलवे, जहाज, अन्य संपत्ति का भी इसमें विनाश हुआ। जहाज़ों का भी विनाश हुआ, कारखानों का भी विनाश हुआ, नष्ट हुए। बहुत ही खराब दौर था ये। आप उस दौर में जाकर अनुमान कर सकते हैं, अनुमान लगाएंगे तभी आपको समझ में आए, ऐसे हम नहीं समझ सकते। इस स्थिति में सभी राज्य अपने बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए ऋणों को सुखाने के लिए विशाल मात्रा में कागजी मुद्रा जारी की, और सभी देशों पर बहुत सारा ऋण था तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने कर्जों को उतारने के लिए मुद्रा का प्रसार कर दिया, और जो मुद्रा है उसको अधिक से अधिक छापने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापने लगे, जिससे वो कीमतों में भारी वृद्धि हुई।
कागजी मुद्रा का मूल्य बाजार में बहुत गिर गया, मूल्य वो घट गया कागजी मुद्रा का। इस मुद्रास्फीति ने बचत को समाप्त कर दिया, जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। यह भी महत्वपूर्ण परिणाम था। इसी के कारण जो मुद्रा का प्रसार हुआ, क्योंकि सभी देशों पर बहुत सारा कर्ज था, तो उसी कर्ज को उतारने के लिए सभी देशों ने अधिक से अधिक नोटों को छापने लगे, जिससे कि अपना कर्ज उतर सके। अब हम जानते हैं सामाजिक परिणामों के बारे में। अब तक हमने जाना है राजनीतिक परिणाम और आर्थिक परिणाम। अब जानने जा रहे हैं सामाजिक परिणाम। सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत सारे परिणाम आए इस युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। खासकर स्त्रियों की स्थिति में बहुत ही सुधार हुआ, और जो अल्पसंख्यकों की समस्या है उसके ऊपर भी ध्यान दिया गया। जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, वहाँ पर अल्पसंख्यकों के ऊपर चर्चा की गई कि जो अलग देश में बसे हुए, जैसे कि मैं इंडिया का हूँ और अगर पाकिस्तान में जाकर बस गया हूँ, तो पाकिस्तान में हिंदू कम है, तो मैं वहाँ पर अल्पसंख्यक गिना जाऊँगा। इसी प्रकार इनके भी जो समाधान के लिए हैं वो पेरिस शांति सम्मेलन में प्रयास किए गए, लेकिन सफल नहीं हुए। पोलैंड है, यूगोस्लाविया है, चेकोस्लोवाकिया है, इन्होंने मना कर दिया अल्पसंख्यकों को स्वतंत्रता देने की। अल्पसंख्यकों की समस्या के समाधान का प्रयत्न। पेरिस शांति सम्मेलन में ये समस्या स्पष्ट रूप से सामने आई कि विदेशों में स्थायी रूप से बस चुके अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कैसे की जाए, ये पेरिस शांति सम्मेलन में चर्चा की गई। मुख्यतः ये समस्या पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया आदि नए राज्यों की नहीं, अपितु ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की में भी ये समस्या थी। यहाँ भी बहुत से ऐसे लोग थे जो राष्ट्रीयता की दृष्टि से उस देश के नागरिक नहीं थे, दूसरे देश के नागरिक थे और उस देश में आकर बस गए, जिनकी संख्या है वो बहुत ही कम थी, इसलिए वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? क्योंकि उसकी मात्रा कम होने। जैसे कि ये दो ग्रुप हैं, इसमें 10 लड़के हैं और इसमें हैं 7 लड़के, तो इसमें अल्पसंख्यक कौन हुआ? ये 7 वाला अल्पसंख्यक है, क्योंकि इसके पास बहुमत कम है, तो इसे ही अल्पसंख्यक कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। पेरिस शांति परिषद ने पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया आदि को इस बात के लिए विवश किया कि वे अपने राज्य में स्थायी रूप से बस चुके अल्पसंख्यक जातियों की भाषा, धर्म, संस्कृति आदि की रक्षा की गारंटी दे। जब पेरिस शांति सम्मेलन में वहाँ की परिषद ने इन देशों से कहा कि जो आपके बाद बसे हुए जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी संस्कृति है, धर्म है, उसका आप ख्याल रखें, तो क्या हुआ? जो पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, यूनान है, इन देशों ने इसको ठुकरा दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। यूगोस्लाविया और तुर्की इस प्रकार की गारंटी के विरुद्ध थे। फलस्वरूप अल्पसंख्यक जातियों की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका और अल्पसंख्यकों में पृथकता की भावना बनी रही। दूसरा है स्त्रियों की स्थिति में सुधार। यह सबसे महत्वपूर्ण सुधार था सामाजिक परिणामों की बात करें तो, क्योंकि स्त्रियों की स्थिति में सुधार कैसे? जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो सारे जो आदमी थे वह युद्ध में चले गए थे, व्यक्ति सारे युद्ध में चले गए थे, तो पीछे जो दुकानें हैं, कारखाने हैं, उनमें काम कौन करेगा? जब सभी आदमी हैं वो युद्ध में चले गए तो इन दुकानें कौन चलाएगा और जो कारखाने कौन चलाएगा? तो ये बीड़ा उठाया स्त्रियों ने। तो पहले स्त्रियां हैं वो दुकानों पर काम नहीं करती थी, कारखानों में नहीं जाते थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद में स्त्रियों की स्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार हुए। इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के 4 वर्षों के दौरान ज़्यादा से पुरुषों की आवश्यकता युद्ध क्षेत्र में होती थी। युद्ध जनित परिस्थितियों में स्त्रियों की परंपरागत भूमिका के अलावा
समाज में ये अपेक्षा की जाने लगी कि उनके द्वारा दिया गया योगदान पर्याप्त नहीं है। वो क्या करे, स्त्रियों ने कारखाने तथा दुकानें में कार्य करना शुरू कर दिया, क्योंकि पुरुष तो कहाँ है, युद्ध में। तो ये बीड़ा स्त्रियों ने उठाया, कारखाने दुकानें चलाने का। और वे अब उन कार्यों को भी कर रही थी जिन्हें अब तक पुरुष वर्ग कर रहा था। ऐसे अनेक कार्य थे जो पुरुष ही केवल करते थे, जैसे कि अंतिम संस्कार में जाना। हालांकि अभी तक इंडिया में तो ऐसा है कि अंतिम संस्कार में पुरुष ही जाते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद में यूरोप में सब कुछ हुए। और भी जो एक्टिविटी हैं जो मनुष्य पुरुष करते थे वो स्त्रियां भी करने लगी। इसके बाद हर राष्ट्र में स्त्रियों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व और अधिकार दिए जाने की बात उठने लगी। तो इस प्रकार स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। और तीसरा है नस्लों की समानता। प्रथम विश्व युद्ध से पहले सभी देश, जो इंग्लैंड, फ्रांस, पश्चिमी देश हैं, वो अफ्रीका, एशिया के लोगों को जो नस्ल हैं, रंग भेद हैं, उनके आधार पर भेदभाव करते थे उन लोगों के साथ। लैटिन अमेरिका हैं, अफ्रीका हैं और एशिया के लोगों के साथ भेदभाव करते थे। लेकिन जब इनको ज़रूरत पड़ी प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की, तो भारत के लोगों को, अफ्रीका के लोगों को इन्होंने शामिल किया अपनी तरफ। और इस प्रकार जो नस्ल भेद हैं वो इसमें समाप्त हुआ और इसमें समानता आई प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। तो ये एक पॉजिटिव परिणाम है प्रथम विश्व युद्ध का। 19वीं सदी के समाप्ति तक यूरोप के लोगों में अपने वर्ग और नस्ल की उत्कृष्टता की भावना बहुत प्रबल थी। ये लोग एशिया और अफ्रीका के काले, भूरे, पीले रंग के लोगों को अपने से हीन समझते थे। जो पश्चिमी लोग हैं वो अफ्रीका और एशिया के लोग जो काले हैं, भूरे हैं, उनके आधार पर उनसे भेदभाव करते थे और अपने से नीचे समझते थे। लेकिन ये आवश्यकता से विवश होकर भारत, जापान और अफ्रीका के सैनिकों को भी यूरोप में भेजा गया था, जहां उन्होंने युद्ध में शौर्य दिखाया था, जिससे यूरोपीय नस्लों की उत्कृष्टता का विचार निराधार साबित हुआ और नस्ल भेद भी इस प्रकार समाप्त हुआ। और चौथा परिणाम है सामाजिक परिणामों में विश्व संस्थाओं का विकास। जिस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ, श्रमिक संघ, इन संस्थाओं का विकास हुआ, ये भी एक पॉजिटिव परिणाम था प्रथम विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के निराकरण के लिए विश्व संस्थाओं की स्थापना हुई। मादक वस्तुओं के व्यापार को रोकने का प्रबंध किया गया। श्रमिकों के कल्याण और राजनीतिक समस्याओं के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ, श्रम संघ एवं राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसे अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। जो मजदूर थे उनके विकास के लिए, उनके राजनीतिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए श्रम संघ की स्थापना हुई और साथ ही साथ राष्ट्र संघ की भी स्थापना हुई। इस प्रकार है वो अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम बड़े दूरगामी सिद्ध हुए। इसके कारण विश्व की आर्थिक और सामाजिक अवस्था पर अत्यधिक गंभीर प्रभाव पड़े और आने वाले कई वर्षों तक इसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकी प्रथम विश्व युद्ध की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्टे फिट, स्टे होम।